नमस्कार, हमारे बेहद खास कार्यक्रम सीधा संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं ओम प्रकाश। एक राष्ट्र, एक कर और एक बाजार का सपना पूरा हो रहा है और इसको लेकर जिस तरह से बड़ी तैयारियां की गई है और जिस तरह की चुनौतियों की बात की गई उसकी भी पूरी तैयारी है। लेकिन ऐसे में वो कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पे आने वाले वक्त में निगाहें होंगी, इन्हीं तमाम मुद्दों और सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वित्त राज्य मंत्री अजूराम मेघवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको भी ओम जी। जिस तरह से बात की, बड़े स्तर पर तैयारी की गई है और कहा जा रहा है कि एक ऐतिहासिक कदम है ये, कितनी तैयारियों से संतुष्ट हैं आप? क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, जीएसटी आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार है और इतना चेंज है इकोनॉमिक सेक्टर में। अब तक व्यापारी बिल काटते थे सेल और परचेज का, अब काटेंगे सप्लायर का। बहुत से व्यापारी ऑनलाइन जो रिटर्न भरने का सिस्टम था उससे कुछ तो वाकिफ थे, कुछ वाकिफ नहीं है, लेकिन उनको समझा दिया गया है। समय समय पर वर्कशॉप करके, सेमिनार करके, संगोष्ठी करके उनको बता दिया गया है कि 10 तारीख की एक रिटर्न है हर महीने की, वो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जो 2 रिटर्न है 15 और 20 तारीख की, वो ऑटोमेट जनरेट होगी। और इसमें हमारे चार्टेड अकाउंटेंट की जो एसोसिएशन है ऑल इंडिया की, कंपनी सेक्रेटरी की जो एसोसिएशन है ऑल इंडिया की, कॉस्ट अकाउंटेंट की एसोसिएशन है ऑल इंडिया की, और उसके बाद जो हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं, CII, एसोचैम, फिक्की, PhD चैम्बर एंड कॉमर्स, रीजनल चैम्बर, स्थानीय हमारे इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, ये सब इस काम में लगे, तब जाकर के इस देश में ये पॉजिटिव वातावरण बना। और जीएसटी काउंसिल ने बहुत बड़ा रोल अदा किया, हमारे वित्त मंत्री जी ने पूरी मेहनत की, तब जाकर के ये स्वरूप आज आपको देखने को मिल रहा है। ये आम लोगों के लिहाज से कहा जा रहा है कि 81% जो वस्तुएं हैं वो 18% या उससे कम की का टैक्स उस पर लगाया गया है। ये कितना महत्वपूर्ण है, खासकर जो एक बात कही जा रही कि कीमतें आने वाले वक्त में सस्ती हो सकती हैं? देखिए, इसमें एक तो थ्रेशोल्ड लिमिट है। जो 20 लाख तक के कारोबारी हैं वो जीएसटी से एग्जम्प्टेड हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में, नॉर्थ ईस्ट में उसकी सीमा 10 लाख है। उसके बाद एक कंपोजिशन स्कीम है हमारी जो 75 लाख तक है। उस कंपोजिशन स्कीम में ये जीएसटी की दरें नहीं लागू होती, वो दरें डिफरेंट है। कंपोजिशन स्कीम जो ऑप्ट करते हैं उनके अगर कोई ट्रेड करते हैं 75 लाख तक टर्नओवर साल भर में, तो उसके लिए ट्रेड में 1% दर है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई काम करता है उसके लिए 2% है, और कोई रेस्टोरेंट सेक्टर में काम करता है उसके लिए 5% है, तो वो और नीचे आ गए। उसके बाद जो एग्रीकल्चर जिन्स हैं, किसान जो उत्पादन करता है अपनी मेहनत से खेत में, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो चाहे फ्रूट हो, वो आपका जीएसटी से एग्जम्प्टेड है। फिर आपके बहुत से आइटम 5% की रेंज में है, फिर 12% की रेंज में, फिर 18% की रेंज में। तो ठीक कह रहे हैं आप कि 81% करीबन जो आइटम है वो 18% की रेंज में है, नीचे है। तो बाकी तो 28% वाले तो थोड़े ही रहे। इसलिए आपका कहना ये सही है, महंगाई नियंत्रण में रहेगी निश्चित रूप से। जो ये शंका है कि महंगाई बढ़ेगी, निश्चित रूप से महंगाई नहीं बढ़ेगी, महंगाई घटेगी। और ये भी आंकड़ा हमारे सामने है कि 25 जून तक 80% जो व्यापारी जो जीएसटी के अंदर जिनको आना है उन्होंने उसके तहत रजिस्टर्ड वो कर चुके हैं और कुछ बाकी थे। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो नए व्यापारी उनके लिए हमेशा विंडो खुली रहेगी जीएसटी में शामिल होने का, उसके तहत रजिस्टर करने का। देखिए, जो अब तक सेल टैक्स में, एक्साइज में, वेट में रजिस्टर्ड थे, उनके लिए हमने ऑप्शन दिया था जिसको हमने बोला माइग्रेशन। यू माइग्रेट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो जीएसटी में वो माइग्रेट हुए। तो ये जो आप 80% आंकड़ा बता रहे हो, ये भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। कई राज्यों में तो ये 96%, 95% पहुंच गया,
और जो नए व्यापारी आएंगे या नए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लोग आए उनके लिए तो खुला ही रहेगा। बिल्कुल। ये बताएं कि जिस तरह से जो एक आशंका थी कि जो पूरा तंत्र है, जो सिस्टम है, वो पूरा तैयार नहीं है, इसको लेकर अब क्या कितना आश्वस्त करेंगे? देखिए, जीएसटी नेटवर्क, उसको लेकर के कुछ मीडिया में समाचार आए, जो पूरी तैयारी है हमारी। जीएसटी नेटवर्क अपने आप में एक ऐसा सिस्टम है जो इस देश में ह्यूमन इंटरफेस को कम करेगा। इसलिए हम कई बार कहते हैं व्यापार करना आसान हो जाएगा, और लॉजिस्टिक चार्जेज जो आज हमारे देश में 13 पॉइंट समथिंग, मतलब 13% से ज्यादा है लॉजिस्टिक चार्जेज में ट्रांसपोर्टेशन आता है, ट्रक का आवाजावी और वेयर हाउस, ये डेवलप्ड कंट्रीज में 8% है। अगर इंडिया को ग्रो करना है तो लॉजिस्टिक चार्जेज को कम करना ही होगा। इस पे किसी ने ज्यादा पहले विचार नहीं किया, लेकिन जीएसटी आने के बाद लॉजिस्टिक चार्जेस जब कम हो जाएंगे, डेवलप्ड कंट्रीज के नजदीक पहुंच जाएंगे हम रेशो में, तो ये इनडायरेक्ट बेनिफिट है जो लोग गिनती नहीं करें। ऐसे बहुत से सेक्टर हैं जीएसटी आने के बाद इनडायरेक्ट बेनिफिट ट्रेडर्स को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लोगों को और सर्विस सेक्टर के लोगों को होने वाला है। मैं एक उदाहरण देकर समझाना चाहता हूं कि आज कोई ट्रक जम्मू से चलता है और उसको अगर चेन्नई पहुंचना है तो 6 दिन लगते हैं, एक एवरेज अनुमान है। जीएसटी के बाद वो 3 दिन में पहुंच जाएगा। जब 3 दिन में पहुंच जाएगा तो ये जो बेनिफिट होगा ये इनडायरेक्ट बेनिफिट है। ये कितना बड़ा बेनिफिट है देश के लिए। पॉल्यूशन भी कम करेगा, ट्रक जो रुकते हैं उनके श्रम जो फालतू जाता है वो बचेगा, और जो ऑपरेटर्स हैं उनको इसमें मदद मिलेगी। सामान जब जल्दी पहुंचेगा तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो हमारी रैंकिंग अभी हम 142 से 130 पे आए हैं, उसमें और सुधार होगा। कई तरह की छूट की भी बात कही गई है, जैसे ई कॉमर्स कंपनियों को छूट दी गई है, और इस तरह की क्या चीज़ें हैं जो लोगों को जो शुरुआत जो बदलाव की जो प्रक्रिया है जो एक उससे लड़ने में मदद करेगी? देखिए, जीएसटी काउंसिल में जितने भी प्रतिवेदन हमारे पास आते हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। जैसे पहले रिटर्न का विषय आया तो 2 महीने तक रिटर्न में रिलैक्सेशन जीएसटी काउंसिल ने दिया। यह विषय भी जीएसटी काउंसिल विचार कर रही है, और जीएसटी काउंसिल सोच रही है कि ई कॉमर्स या ऐसे और भी कुछ सेक्टर हैं जहां आवश्यक है देश हित में, वो सारे सुधार करने के लिए जीएसटी काउंसिल तैयार है। जीएसटी काउंसिल का ये साफ साफ कहना है कि जीएसटी आने के बाद, जैसे आपने शुरू में कहा, एक देश, एक राष्ट्र, एक बाजार, ये व्यवस्था हम ला रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि कई ऐसे दुकानदार या उनकी संख्या 6 करोड़ या उसके आसपास बताई जा रही है जो उतने कंप्यूटर या उससे बहुत फेमिलियर नहीं है, तो क्या उनको समस्या आएगी शुरुआती दिनों में? क्या ये भी आप लोगों ने सोचा इसके बारे में? देखिए, जो छोटे हो चाहे मंजिले हो चाहे बड़े हो, सिस्टम में सबको आना पड़ेगा थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर। थ्रेशोल्ड लिमिट वाले तो बहुत छोटे हैं, वो तो उनको तो एग्जम्प्टेड है। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूं कि आज से 10-12 साल पहले जब यूपीएससी के एग्जाम में या और कोई एग्जाम में ऑनलाइन एग्जामिनेशन की हम बात करते थे तो कई स्टूडेंट विरोध करते थे कि नहीं हमें ऑनलाइन एग्जाम नहीं चाहिए, हम तो टेबल कुर्सी पे बैठ के ही एग्जाम देना चाहते हैं। और आज हम बैठे हैं जहां वो स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमें ऑनलाइन एग्जाम ही चाहिए, क्योंकि पारदर्शिता आ गई उस एग्जाम में। तो ऐसे ही जीएसटी आने के बाद जब पारदर्शिता आ जाएगी तो ये जो कंप्यूटर वाला विषय है ना, ये बड़ा विषय नहीं है। कंप्यूटर आजकल कितने में आता है, हर कोई आदमी खरीदेगा, यूज टू है। अगर कोई 50-60 साल की उम्र का दुकानदार है, वो नहीं जानता तो उसका पोता जानता है, वो ही भर देगा रिटर्न। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं 10 तारीख की रिटर्न को ढंग से भर दें, उसके बाद 2 रिटर्न ऑटोमेट जनरेट होगी। ठीक है, बिल्कुल। और ये बातचीत हम आगे भी जारी रखेंगे और इस पे भी बातचीत करेंगे कि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि कई रिटर्न की संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, इसमें कितनी सच्चाई है, इस पे हम बातचीत करेंगे ब्रेक के बाद। मैं एक मनोचिकित्सक हूँ। मेरे पास ऐसे कई लोगों को लाया जाता है जो नशीले पदार्थों का सेवन या शराब पीने की आदत की वजह से
अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। मैं उनसे कहता हूं कि इच्छा शक्ति पैदा करो और नशे को छोड़ दो। माता पिता अपने बच्चों को समय दें, अध्यापक बच्चों को समस्याओं का सामना करना भी सिखाएं। नशा करता है जीवन का नाश। आइए बनाएं नशा मुक्त समाज। आलोक, अरे सोहन, यार मेरे घर में सभी लोग सोलर रूफटॉप सिस्टम के बारे में पूछ रहे हैं। क्यों तुम्हारे घर में सोलर रूफटॉप सिस्टम नहीं लगा? नहीं। हमारी बिल्डिंग में सोलर रूफटॉप सिस्टम लगे हैं, जिससे बिजली का बिल भी कम आता है और सरप्लस बिजली बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। वाह, मैं भी अपने घर के लोगों को बताऊंगा। अपने घरों और सोसाइटी में सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने के लिए भारत सरकार की आर्थिक सहायता का लाभ उठाएं, अपनी बिजली खुद बनाएं, सौर ऊर्जा अपनाएं। देखिए, टीबी के इलाज के दौरान थोड़ी सी अगर आपको राहत महसूस होने लगे तो इलाज अधूरा मत छोड़िएगा। आपकी ये गलती ड्रग रेजिस्टेंट टीबी को दावत दे सकती है और इससे आपकी मुसीबतें जो हैं वो और भी बढ़ सकती हैं। तो ध्यान रहे, पूरा इलाज ही टीबी पर पूरी जीत दिलवा सकता है आपको। और सुनिए, ये जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर जांच जो है वो बिल्कुल मुफ्त है, एकदम फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। झाड़ के पीछे, पेड़ के नीचे, तालाब के आजू, पटरी के बाजू, करते हो तुम पेट हल्का, ना शौचालय ना है नल का, फैल गई गंदगी बीमारी चारों ओर। अरे इसीलिए बॉस, शट द डोर। मतलब? दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। अरे खुले में जब शौच करोगे, खुल के रोग फैलाओगे, तो भाई बीमार पड़ोगे सब संग। तो क्या करें? दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। बात समझ में आई तो ही लाओ अपनी मुंडी, शौच करना है तो बंद करो भाई कुंडी। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। सीधा संवाद में हम बात कर रहे हैं वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल जी से। अर्जुन जी, एक जो बात कही जा रही है कि रिटर्न की जो संख्या है कई कारोबारियों की, वो काफ़ी बढ़ जाएगी, विशेषकर वैसे कारोबारियों की जो एक राज्य से ज़्यादा राज्यों में कारोबार करते हैं। देखिए, ये रिटर्न वाला विषय मीडिया में बहुत आया। ओम प्रकाश जी, मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक महीने में 3 रिटर्न है। एक 10 तारीख को है, एक 15 तारीख को है, एक 20 तारीख को है। तो 12 36 रिटर्न है साल भर में। एक एनुअल रिटर्न है, तो लोग कहते हैं 37 रिटर्न है। मैं उनको कहना चाह रहा हूं कि 10 तारीख वाली जो रिटर्न है वो ही रिटर्न है, बाकी तो ऑटोमेट जनरेट होगी, उनको कुछ नहीं करना उसमें। तो हकीकत में तो रिटर्न 12 ही हुई ना, और एक एनुअल रिटर्न, और बाकी कोई दिक्कत आएगी रिटर्न में तो हमारे जो हेल्पलाइन है, हमारे जीएसटी के लिए कुछ सुविधा केंद्र जहां आवश्यक होंगे वहां खुलेंगे, वो सब मदद करेंगे पहली रिटर्न भरने में। और एक बार रिटर्न कोई भर लेगा ना ढंग से, उसके बाद उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनको लगेगा ये सबसे अच्छा काम है। आपने कहा कहीं पे कि जीएसटी के लागू होने से जो ग्रामीण आधारभूत जो संरचना है, सुविधाएं हैं, उसमें बढ़ोतरी होगी, क्या इसका मतलब है? हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार ये कह रहे हैं कि हमें आर्थिक सुधारों में तेजी लानी है। उसका एक बड़ा रीजन है कि 2022 में जब ये देश अपने आज़ादी का 75वें साल का जश्न मनाए, जिसको अमृत महोत्सव हमारे प्रधानमंत्री जी नाम दिया है, उस समय हम किसानों की इनकम डबल कर दें, हम सबको छत दे दें। ऐसे बहुत से हमने प्रोग्राम हाथ में लिए हैं। सबको शुद्ध पानी उपलब्ध करा दें, ब्रिज अगर आवश्यक है तो वो करा दें। वो जब कब होगा? जब टैक्स नेट बढ़ेगा, जब टैक्स बेस बढ़ेगा और रेवेन्यू हमारी बढ़ेगी। आज हम बैठे हैं, हमें 3 साल हुए हैं सरकार में। पहले साल में हमारी रेवेन्यू बढ़ी, जब ये एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई, 9.4% रेवेन्यू बढ़ी। दूसरे साल में हमारी रेवेन्यू बढ़ी 16%। तीसरे साल में हमारी रेवेन्यू बढ़ी 17%। और अब जो आर्थिक सुधार हो रहे हैं, ये जितने भी 2017 में आर्थिक सुधार किए हैं, यूनियन बजट को 28 फरवरी से 1 फरवरी करना, रेल बजट को यूनियन बजट में मर्ज करना, फाइनेंस बिल 31 मार्च से पहले पास करना, 1 अप्रैल से खर्चा शुरू कर देना,
ये प्लान और नॉन प्लान का भेद समाप्त करना, 1 जुलाई से जीएसटी वाला विषय, ये सब आर्थिक सुधार हैं। इससे टैक्स नेट बढ़ेगा, टैक्स बेस बढ़ेगा। तो हमारे पास ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में जो आधारभूत सुविधाएं हमें खड़ी करनी है, उसके लिए हमारे पास साधन उपलब्ध होंगे। जब साधन उपलब्ध होंगे तो 2022 में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने टारगेट लिया है अमृत महोत्सव वाला, उसमें हम सबको छत दे पाएंगे, किसानों की इनकम डबल कर पाएंगे, ये हमारा लक्ष्य है। लेकिन आप लोग या सरकार तो ये भी कह रही है कि जो शुरुआती वक्त है, जीएसटी का जो शुरुआती वक्त होगा वो एक थोड़ा झटका वाला हो सकता है और उससे उबरने में एक वक्त लगेगा, तब जाके जो है उसका जो फायदा है, जो चाहे कीमतें कम होने की बात है, ये चीजें सामने देखने को मिलेगी। देखिए, हमने क्या किया है इन 70 सालों में, हमने टैक्स को ऐसे बना दिया कि टैक्स जो है वो चुकाने का विषय नहीं है, चुराने का विषय है। मोदी जी ये कह रहे हैं कि टैक्स चुकाने का विषय है। जब बहुत डेवलप देशों में लोग ऑटोमेटिक टैक्स देते हैं, तो हमने नॉन कंप्लाइंस सोसाइटी की ओर अब बढ़े, हम अब कंप्लाइंस सोसाइटी की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि शुरुआती दौर में आपने ठीक कहा, इतना बड़ा चेंज है, इतना छोटे चेंज में भी हमें तकलीफ होती है, तो इतना बड़ा चेंज है, तो चेंज को एक्सेप्ट करें। जो माइंडसेट बना हुआ है कि हम सिस्टम में कैसे आएंगे, सिस्टम में तुरंत आ जाएंगे आप, बहुत इजी है कंप्यूटर का सिस्टम। जब मोबाइल आया था तो कितने आदमी मोबाइल चलाना जानते थे, और आज गांव में बैठा आदमी भी मोबाइल से, अगर उसके पास अवेलेबल है इंटरनेट, तो वो कितनी एजुकेशन की चीजें पकड़ लेता है। ट्रेन कब चलेगी उसकी सूचना ले लेता। जब मोबाइल आया था तब थोड़ी ले पाता था वो। हवाई जहाज हमारे जयपुर से कब चलने वाली है, हर आदमी सूचना ले रहा है ना। तो यही यूज टू हो जाएंगे जीएसटी के, उसके बाद उनको लगेगा जीएसटी सबसे बड़ा आर्थिक सुधार है। बिल्कुल। और एक बात ये भी देखने को मिला कि जिस तरह से सरकार ने तमाम राज्यों की सरकारों को साथ लेकर चलने का एक पूरी कोशिश की और उसका परिणाम भी मिलकर आया, जो एक बड़ा विचार है सरकार का कि जो फेडरल जो कॉर्पोरेशन है, जो टीम इंडिया का कॉन्सेप्ट है, उसको आगे बढ़ाने का, उस नज़रिए से कैसे इसको आप देखेंगे? मोदी जी जब 2014 में आए थे तो उन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की थी। हम निश्चित रूप से हम फेडरल स्ट्रक्चर में, हमारे संविधान हम चीज़ों को अलाउ करता है। एक संघ सूची है जिसमें केंद्र कानून बना सकता है, एक राज्य सूची है जिसमें राज्य कानून बना सकता है, टैक्स लगा सकता है। ये जो जीएसटी काउंसिल हुई, इसमें कुछ अधिकार केंद्र ने छोड़े, कुछ अधिकार राज्यों ने छोड़े, और एक सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ हम तेजी से बढ़े। ये जीएसटी काउंसिल उसका बेहतर उदाहरण है। बिल्कुल। और इसको ज़रा आगे बढ़ के हम देखें, जो विकास दर की बात जो कही जा रही है, उस लिहाज से इसको कितना मदद जीएसटी आने वाले वक्त में देगी? देखिए, विकास दर जो हमारी अब 7.2 और उसके आसपास है, निश्चित रूप से डीमोनेटाइजेशन के बाद इस पर बड़ी चर्चा हुई थी। मेरा अभी भी कहना है कि डीमोनेटाइजेशन के बाद जब हम डिजिटल ट्रांजैक्शन की ओर बढ़े तेजी से, तो हमारी शैडो इकोनॉमी में चोट पड़ी। हमारी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार आज भी हमारी शैडो इकोनॉमी 23.4%, और कुछ एजेंसियां ये कहती है कि इंडिया में शैडो इकोनॉमी 23 से 26% के बीच में। शैडो इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो समानांतर अर्थव्यवस्था है। इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है, लेकिन वी कैनॉट काउंट इन जीडीपी, क्योंकि उसका कोई गणना नहीं होती। जब शैडो इकोनॉमी में चोट पड़ेगी, जीएसटी आने के बाद भी चोट पड़ेगी, और आप देखना चोट पड़नी शुरू हो गई है। तो ये जब चोट पड़ रही है शैडो इकोनॉमी में, तो नेचुरली जीडीपी बढ़ेगा। और यहाँ पे वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो और कुछ मुद्दे जो जीएसटी के आगे हैं उस पर बातचीत करेंगे। आलोक, अरे सोहन, यार मेरे घर में सभी लोग सोलर रूफटॉप सिस्टम के बारे में पूछ रहे हैं। क्यों? तुम्हारे घर में सोलर रूफटॉप सिस्टम नहीं लगा? नहीं। हमारी बिल्डिंग में सोलर रूफटॉप सिस्टम लगे हैं, जिससे बिजली का बिल भी कम आता है और सरप्लस बिजली बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। वाह, मैं भी अपने घर के लोगों को
बताऊंगा। अपने घरों और सोसाइटी में सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने के लिए भारत सरकार की आर्थिक सहायता का लाभ उठाएं। अपनी बिजली खुद बनाएं, सौर ऊर्जा अपनाएं। ये है मास्टर राजू, पढ़ाई लिखाई में कमजोर और खेल कूद के मैदान में पीछे। राजू की कमजोरी की वजह है उसका भोजन। राजू की मां खाने में इस्तेमाल करती है साधारण नमक। डॉक्टर बताते हैं कि आयोडीन की कमी से बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा पहुंचती है। इसलिए आज ही अपनाएं शक्ति और बुद्धि का रक्षक आयोडीन नमक। एक व्यक्ति के लिए आयोडीन नमक का मासिक खर्च 1 कप चाय की कीमत से भी कम बैठता है। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। देखिए, टीबी के इलाज के दौरान थोड़ी सी अगर आपको राहत महसूस होने लगे तो इलाज अधूरा मत छोड़िएगा। आपकी ये गलती ड्रग रेजिस्टेंट टीबी को दावत दे सकती है और इससे आपकी मुसीबतें जो हैं वो और भी बढ़ सकती हैं। तो ध्यान रहे, पूरा इलाज ही टीबी पर पूरी जीत दिलवा सकता है आपको। और सुनिए, ये जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर जांच जो है वो बिल्कुल मुफ्त है, एकदम फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। झाड़ के पीछे, पेड़ के नीचे, तालाब के आजू, पटरी के बाजू, करते हो तुम पेट हल्का, ना शौचालय ना है नल का, फैल गई गंदगी बीमारी चारों ओर। अरे इसीलिए बॉस, शट द डोर। मतलब? दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। अरे खुले में जब शौच करोगे, खुल के रोग फैलाओगे, तो भाई बीमार पड़ोगे सब संग। तो क्या करें? दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। बात समझ में आई तो ही लाओ अपनी मुंडी, शौच करना है तो बंद करो भाई कुंडी। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। सीधा संवाद में हम बात कर रहे हैं वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी से। अर्जुन राम जी, अभी एक जो काम शुरू हुआ है कि जो रिटर्न भरना है, जो आम लोगों को आईटी रिटर्न भरना है, उसमें आधार से पैन को लिंक करना और इस तरह की व्यवस्थाएं हो रही हैं। क्या उद्देश्य है इसके पीछे? देखिए, डीबीटी के बाद आधार इनेबलिंग हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम बने, वो इसलिए ज़रूरी है कि जैसे जैसे हमने आधार को लागू किया और डीबीटी को ढंग से लागू किया, हमने पिछले 3 सालों में 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हमने रेवेन्यू जो लीकेज हो रही थी उसको बचाया। ये कितना बड़ा काम है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, कैरोसिन कुछ लोग ले रहे थे, लेकिन उनके घर में गैस थी, लेकिन पता नहीं चल पा रहा, कैरोसिन ले ही रहे थे। जब उनको बंद करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा, जी हमारा कैरोसिन कैसे बंद करते हैं, हम तो गरीब लोग हैं। लेकिन हमने आधार से ये डी डुप्लीकेशन वाला जो फॉर्मूला है उसको अपना करके पता लगाया कि ये गैस का कनेक्शन भी है इसके पास और ये कैरोसिन भी ले रहा है। ये आधार से तो पता चला। कई जगह हमने आधार से ऐसे पता लगाया कि ये लड़का सरकारी स्कूल में एडमिशन है, इसका रिकॉर्ड में पढ़ रहा है, प्राइवेट स्कूल में मिड डे मील जा रहा है, सरकारी स्कूल में। तो ये आधार इनेबलिंग किया तभी तो हमने पता लगाया। तो ये जो लीकेज हो रहा था, ये पहली ऐसी सरकार है जिसने लीकेज रोका है। ऑनगोइंग स्कीम में लीकेज रोकना मैं समझता हूं मोदी सरकार की सबसे बड़ी सफलता है, जिसे 50,000 करोड़ रुपए बचाया। इसलिए बहुत फायदेमंद है देश के लिए। एक और जो बेनामी संपत्ति वाला कानून जो तेजी से लागू हुआ है, उसका अब असर भी दिखने लगा है। क्या आगे आने वाले वक्त में हम देख सकते हैं? और देखिए, ये बेनामी संपत्ति वाला जो विषय, ये भी आर्थिक सुधारों से जुड़ा हुआ है और इस देश के टैक्स नेट और टैक्स बेस बढ़ाने का विषय है। आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था कि क्या इस देश में 10 लाख से ज्यादा इनकम करने वाले 24 लाख लोग ही हैं, किसी एक शहर में ही मिल जाएंगे। इसका मतलब हमने नॉन टैक्स कंप्लायंस की ओर हम तेजी से बढ़े। इसका उल्टा हमें करना है, टैक्स कंप्लायंस की ओर बढ़ना है। और जैसे ही बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा टैक्स नेट बढ़ेगा और बहुत बड़ा सुधार होगा।
तो इसमें जो एक आम जनता को आप टैक्स नेट के अंदर ला रहे हैं और सरकार की आय भी इससे बढ़ेगी, लेकिन जो उसके लिए तैयारियां हैं, जो पूरी प्रक्रिया होगी, वो कैसे कैसे आगे बढ़ेगी? नहीं, इसमें आम जनता नहीं, जो इनकम कर रहे हैं और टैक्स जिन पे लगना चाहिए। अब कोई ऐसी इनकम ही नहीं कर रहा, उसके टैक्स नहीं लग रहा, उसको कोई नहीं कह रहे हैं कम टैक्स भरो, लेकिन जो इनकम कर रहा है लेकिन टैक्स चुरा रहा है, वो सिस्टम में आए। अच्छा, उसको भी फायदा है आगे चल करके, वो आराम की नींद सोएगा, उसको भी बेनिफिट है। और हम बार बार ये जीएसटी का भी आप देख रहे हैं कितना ऐड दे रहे हैं, हम रेडियो पे, टीवी पे जनता को समझा रहे हैं कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पैनिक क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो सबसे बड़ा आर्थिक सुधार है, देश इसके लिए तैयार हो और आगे चल करके देश विश्व की महानतम शक्ति बने, ये संकल्पना, ये परिकल्पना है। और ये पहला वित्त वर्ष है जो बजट 1 अप्रैल से लागू हो गया और इसका कई मंत्रालयों में मैं देख रहा हूँ कि उसमें बदलाव भी हुआ है। फंड रिलीज करने की बात हो या योजनाएं बनाने की बात हो, इसका कितना बड़ा असर आप लोग देख पा रहे हैं? देखिए, आपने ठीक कहा कि 31 मार्च तक फाइनेंस बिल पास हो जाना चाहिए। फाइनेंस बिल 31 मार्च तक पास नहीं होता था, ये आगे जाता था और फिर मई, जून और कभी कभी तो जुलाई में, तब तक बरसात आ जाती थी, तो जो सड़क बननी थी, पुल बनना था, वो नहीं बनते थे। 3-4 महीने बरसात के निकल जाते थे। बाद में ताबड़तोड़ खर्चा करने की प्रवृत्ति, खर्चा करिए, बजट में प्रावधान है, तो हम फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की ओर बढ़ रहे थे। पहली बार हमने ये फाइनेंस बिल 31 मार्च को पास कर दिया, जिसकी तारीफ हमारी स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी लोकसभा में की और एक प्रोग्राम में हमारे राष्ट्रपति जी ने भी की। 1 अप्रैल से राज्य सरकारें और केंद्र सरकार खर्चा करने के लिए अधिकृत हो गई, बजट चला गया। इसका मतलब बरसात आने से पहले भी हमने काफी इसमें खर्चा शुरू कर दिया। इसका मतलब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और आखिरी में एक सवाल की, जो ये कहा जा रहा है कि और सरकार इस बात को भी कह रही है कि दरअसल में हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा क्षमता है, ऊर्जा है, और इन सारे कदमों का जो है उद्देश्य यही है कि उस क्षमता को बाहर लाया जाए। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि हमारे यहाँ बहुत आर्थिक एक्टिविटी है, हमारे यहाँ घरेलू उद्योग भी है, हमारे यहाँ लघु उद्योग भी है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करते हैं, उनको सबको सिस्टम में लाना और सिस्टम में उनको ला करके कहना कि आप जब से सिस्टम में आ जाएंगे तो आप भी बिजनेस करने के लिए इजी रहेंगे, और एक सरकारी तंत्र का जो डर बैठा रहता है, उस डर से भी आप बाहर निकलेंगे, तो देश को आर्थिक रूप से स्वावलंबी भी बनाना इन सारी योजनाओं का, सुधारों का एक उद्देश्य है, और देश को एक आर्थिक ताकत भी देना, यह भी उसका वो एक उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन राम मेघवाल जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, सीधी बात में तमाम सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ओम जी, थैंक यू। आज सीधा संवाद में इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ। नमस्कार।